ईरान किसी कॉस्ट में भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है और हर कीमत देने को तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं दिस इज ए ग्रेट लिवरेज विद देम। ईरान का मकसद है टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका ताकि वो बार्गेनिंग कर सके जो ईरान चाहता है। ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जोग्राफी है और रेजिलियंस है। जिस तरीके से इस फ्यूनरल में आयतुल्लाह अली खामनाई की हमने देखा, उससे फर्दर उसको स्ट्रेंथ मिली है। होती तो नॉर्थ में बैठे हैं, सना है, लेकिन सिंस उनके पास अभी ड्रोन्स भी आ गए हैं, मिसाइल्स भी आ गए, तो वो वहां से बैठ के फायर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आबनाए हरमुज़ के अंदर टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ अमरीकी फ़ौज ने बहरीन नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है और उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरानी जो शिप्स हैं उनको वापस भेजा गया है और एक शिप जो है उसको नाकारा बना दिया गया। माजी करीब में भी हमने देखा था कि जब आबनाए हरमुज़ में एक तरफ ईरान ने उसका रास्ता महदूद किया हुआ था बहरी जहाज़ों के लिए और उसकी रजामंदी से मशरूत था वहां से बहरी जहाज का गुजरना, तो दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी थी। लेकिन ईरान का उस वक्त ये क्लेम करना था कि हम शैडो फ्लीट के जरिए यहां से अपने जो जहाज हैं वो निकाल पाने में कामयाब हुए, जिसमें दूसरे मुमालिक के जहाज़ों के जो डेक थे उसके ऊपर किसी और के झंडे लगे हुए भी देखे गए। तो फिर उनके जो तेल जखीरा करने का मामला था, क्योंकि जब अमरीकी बहरी नाकाबंदी की इत्तलात मंजर आम पे आई थी तो फिर जो डिगिंग थी ऑयल की वो काफ़ी हद तक ईरान ने रोक रखी थी और ईरान के पास तेल ज़ख़ीरा करने की जो मिकदार थी वो कम होती चली जा रही थी। फिर उसके पास जब स्पेस कम थी तो उसने जो तैरते हुए जहाज़ थे उनके अंदर तेल को मुंतकिल किया। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में ये ईरान के लिए किस हद तक मुश्किल हो सकती है। आबनाए हरमुज़ में मज़ीद जहाज़ों के तबाह होने या उनको निशाना बनाए जाने की इत्तलात भी मंजर आम पे आई हुई हैं। आग लगने के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये टेंशन मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जो है वो अमेरिका अपने दिफाई बजट को मंजूर कर चुका है। तो अभी मौजूदा मंजरनामे में अगर इतनी बड़ी तैयारी इतने बड़े पैमाने पर है तो उसके नताइज मुस्बत किस हद तक निकल सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि आबनाए हरमुज़ पे ये जो कुछ चल रहा है, माजी करीब में जो चल रहा था और जो अब चल रहा है, ये माजी करीब से किस हद तक मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इस सेंस में कि ईरान की पकड़ किस हद तक मजबूत है या अमेरिका की, और अगर किसी की पकड़ मजबूत है तो फायदा किसको होगा, और अगर किसी को फायदा हो रहा है तो मजमूई तौर पर नुकसान किसका? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1968 को से ये सिलसिला जब इंडोर्स किया ईरान ने इसको, और जब उस वक्त भी कोई उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, और जब उन्होंने लॉ ऑफ सी को साइन किया तो इस वक्त शिप्स यहाँ से चलती रही हैं। 79 में रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने डिसरिगार्ड कहा कि हम इस एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हैं। 68 में एग्रीमेंट किया था, 79 में का डिसरिगार्ड करते हैं, लेकिन दे नेवर इंटरफेयर इन दी जो शिपिंग वहां से जो हो रही थी, कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप भी देखें कि जब रिसेंट कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इट वाज नोवेयर मेंशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई जिक्र नहीं था। ये तो बाय डिफॉल्ट ये अचानक आया, और नो इट हैज बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आप समझ लें कि इट हैज बीन वेपनाइज्ड है, एक जगलर वैन बन गई है। आपकी दुनिया की इकोनॉमी इस एट रिस्क है। आपने इकोनॉमी को कहते हैं कि गले से पकड़ लिया है ईरान ने। सो ईरान के अब ये सूरत हाल है, ईरान किसी कॉस्ट में भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है और हर कीमत देने को तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं दिस इज ए ग्रेट लिवरेज विद देम, ताकि कल टेबल पे बैठेंगे तो वो कंसेशन ले सकते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और दैट्स वाई देखें कि उन्होंने कहा आयल, ये टोल टैक्स तो वैसे एक बात हो रही है ना, बाकी वो आयल रेवेन्यू से बहुत पैसे कमा रहे थे और बहुत सारे और ऑप्शंस थे, लेकिन अब इसके पास उनके पास एक लिवरेज के तौर पर आई है। सो इसको कभी नहीं छोड़ेंगे एट ऑल कास्ट। दैट्स वाई आप देखें कि अमेरिकन कंसंट्रेशन जितनी हो रही है स्ट्राइक्स की, साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, और स्टार्ट कर रहे हैं बोशहर से लेके सिस्तान बलूचिस्तान तक, चाबहार तक, 1400 किलोमीटर का जो पर्शियन गल्फ का एरिया है वो टारगेट है। और इसमें सिस्टमेटिक इनिशियली हमने देखा मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया, सर्वेलेंस पे गया, रडार्स पे गया, कमांड एंड कंट्रोल, लाइकली मिसाइल लॉन्चिंग साइड, ड्रोन्स की पोजीशंस पे गया।
और इसके बाद बाद में हमने देखा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने हिट किया, ब्रिजेस को, रेलवे लाइन को, क्योंकि वो समझते हैं जितने लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं नॉर्थ से या ईस्ट से जो इसके तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको वो ब्लॉक करना चाहते हैं। अब एक थ्योरी ये भी है कि इस तमाम के मकसद ये है कि वो चाहते हैं किस तरीके से ये टारगेट किया जाए, हम्म, नुकसान पहुंचाया जाए, हम्म, ताकि सब्सिक्वेंटली देयर कैन बी एम्फीबियस ऑपरेशन या ग्राउंड इन्वेजन हो, ताकि वो आइलैंड्स को या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कोस्टल साइड पे आके बैठ जाए इन द लॉन्गर टर्म में अगर ये पॉसिबिलिटी है। तो दैट्स वाई अभी आप देखें कि ये तो एक दोनों के लिए एक ईगो की भी बात है। और अमेरिका स्टैंड आपने देखा, अभी रिसेंटली हमने देखा मनीला में मार्को रूबियो सेट की इंटरनेशनल वाटर से हमको टैक्स उसको लेने को या इसको रिकमेंड करने को तैयार नहीं है। और लेकिन एट द सेम टाइम देखें कि दिर इज एक प्रपोजल एक थिंक टैंक ने दिया है 2 दिन पहले, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। उसमें उन्होंने एक सजेस्ट किया था, उन्होंने रेफर किया था 1950 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, जो बहुत आपस के दुश्मन थे। हम्म, उनका अब मसला था कि जॉइंट प्रोडक्शन और शेयर्ड बॉर्डर्स एरिया लैंड्स में जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ स्टील और इसका कोल का था। लेकिन वो उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया, बैठ के उन्होंने साइन कर लिया। और इसके बाद में यूरोपियन ममालिक ने इनको ज्वाइन किया एंड सब्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन बन गई। तो उन्होंने कहा जब वो एड्रेस कर सकते हैं, उसमें भी उन्होंने नॉमिनल फीस रख ली थी सबके लिए। हम्म। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि आप इसमें फीस रख लें और तमाम जो जीसीसी कंट्रीज है उनको भी ऑन बोर्ड ले लें, और ओमान को ऑन बोर्ड ले लें, ईरान और अमेरिका को इससे एग्री करना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट देखें, बट एट द सेम टाइम अब जो नया आप समझ लें जो द एक्सपेंशन जब वाइडर कन्फ्लिक्ट हो गई है, वो बाबल मंदब में होती इसकी एंट्री है। तो फर्दर देखें कि एक तो कन्फ्लिक्ट है वाइडन अप नो, अभी ज्यादा वाइड हो गया है। और फिर इसमें उनकी कोशिश है कि सऊदी अरब को इसमें ड्रैग किया जाए। और ताकि आप देखें कि इंटरेस्टिंगली कि हूतीस ने जब कोलेशन के हमले हो रहे थे विच वाज लेड बाय सऊदी, उस वक्त उन्होंने बंद नहीं किया स्टेट ऑफ बाबुल मंदब को। लेकिन अभी ये है कि उन्होंने बंद किया क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर ए ग्रीन सिग्नल फ्रॉम ईरान कि आप बंद कर दें। अल्टीमेटली ईरान का मकसद है टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका, ताकि वो बार्गेनिंग कर सके जो ईरान चाहता है। सो अब कन्फ्लिक्ट में एक वसी भी होता जा रहा है, और जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन है। इवन अमेरिका के लिए बड़े मुश्किलात होंगे, क्योंकि उनके रिजर्व्स के मसले आएंगे, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ेगी। और जो ट्रम्प के लिए मुश्किलात इसलिए होंगी, उनका पॉलिटिकल कैपिटल का सवाल उठेगा। और जिस तरीके से ऑलरेडी उनकी पॉपुलरिटी नहीं है और ये जंग अनपॉपुलर है, मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, तो अच्छा, मुश्किलात ये मिड टर्म इलेक्शन या अनपॉपुलैरिटी या कांग्रेस के अंदर तफरीक, चाहे वो रिपब्लिकन्स का फ्लोर क्रॉस कर जाना हो या डेमोक्रेट्स का 4 वोट जो है वो रिपब्लिकन को देना हो, सर इससे कतई नज़र हम आते हैं आज से 2 दिन पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट आती है और CNN जो है उसको लीक करता है, जिसके अंदर बात ये होती है कि थार्ड मिसाइल्स जो हैं और टोमाहॉक जो हैं उनका जो ज़ख़ीरा है वो कम हो रहा है। स्टॉक पाइल में कमी की वजह से प्रेशर बिल्ड हो रहा है और वो कम तरीन सतह पे आ चुके हैं। और फिर मालूम ये पड़ता है कि जो उनको बजट चाहिए वो फौरी तौर के ऊपर चाहिए। फिर ये भी मालूम पड़ता है कि अगर वो इसी तादाद से इस्तेमाल होते रहे तो 1 महीने से ज़ायद के ज़खायर मौजूद नहीं है, क्योंकि सर वो सप्लायर है पूरी दुनिया का। और वो टोमाहॉक अगर किसी और को ना भी दे, वो थर्ड के मिसाइल तो दूसरों को देता है ना, जहां जहां पे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो जब एक सप्लायर खुद इस तरह की सिचुएशन के अंदर घिर जाए और वो इस तरह से तासुर कायम करने लगे, देखें जी 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो मैं दिफा के ऊपर खर्च कर रहा हूं, जिसमें 700 मिलियन के करीब जो हैं वो इजराइल के साथ सिर्फ ताल्लुकात में मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर खर्च होंगे। तो क्या ये माइंड मैपिंग की जा रही है कि हम ये खर्च कर सकते हैं, या फिर उन रिपोर्ट्स को भी जहन के अंदर रखना हो कि उन पे ये पॉलिटिकल के अलावा जो दिफाई एतबार से प्रेशर पड़ा हुआ है वो किस हद तक संगीन है? लेकिन दोनों चीजें सही हैं। एक तो प्रेशर भी है, और दूसरा ये है कि ईरान सस्पेक्ट ये करता है कि जब MOU साइन हुआ
और उसके बाद जो उस एमओयू में वली नसर ने आर्टिकल लिखा, उसमें ये लिखा कि एमओयू का था, इट वाज अ बैलेंस ऑफ पावर, एग्री कर गया और अमेरिका ईरान के साथ। हम्म। जब वो साइन, उस वक्त प्रेशर था, डोमेस्टिक प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, अमेरिका ने साइन कर लिया। लेकिन बाद में रियलाइज किया ये तो ठीक नहीं है, तो इसलिए बाद में हमने देखा कि उन्होंने इसको उसके वायलेशन की, और फिर इसके बाद ओमान का एक रूट उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके वहां से जहाज गुजारने शुरू कर दिए। लेकिन ईरान को शक है कि इस पूरे पीरियड के दरमियान जो रिप्लेनिशमेंट वो कर सकते थे, जो लॉजिस्टिक्स की जो तैयारियां मुकम्मल कर सकते थे, वो अमेरिका से उन्हें बहुत सारे तैयारियां मुकम्मल की, और उसमें गल्फ कंट्रीज पे भी सामान आया। फिर इसके बाद तो हमने इसराइल की भी रिपोर्ट्स हमने देखी, वहां पे भी आया। हम्म। और बट एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है, ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जो मिसाइल्स हैं, या थाट है या पेट्रियाट है, जो सिस्टम है बेसिकली उसमें कमी जरूर है। हम्म। स्पेशली आप जब देख रहे हैं, ये यही मिसाइल गल्फ कंट्रीज के पास भी है, यही उनके आयरन डोम में भी लगे हुए हैं। दैट्स वाई लास्ट चंद महीने पहले हमने देखे साउथ कोरिया से उन्हें शिफ्ट कर दी थी यहाँ पे। हम्म। और फिर आप देखें ना कि मसला कॉस्ट पे भी आ रहा है कि एक शाहिद ड्रोन 136 जो है वो इट इज 30 to 50 thousand डॉलर्स का है। अब उसके मिनिएचर भी वो बना रहे हैं ईरान, जबकि आप एक पेट्रियाट फायर करते हैं विच इज ऑफ $11 million वर्थ। तो वो वाला कॉस्ट भी है। दैट्स वाई देखें ना कि 2 दिन पहले हमने देखा कि जिस तरीके से पीट हेगसेथ को ग्रिल कर रहे थे कि जो उनकी कमेटी थी उसके सामने, कि वो एडिशनल फंड्स मांग रहे थे, पैसे बजट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने किया क्या अभी तक। तो वो मुश्किलात इनके लिए है। लेकिन ये है कि लाइकली है जिस तरीके से उन्होंने अभी रिप्लेनिशमेंट की है, डंपिंग की है। और मेरा अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि ट्रम्प अभी कोशिश करेगा कि ये किसी तरीके से इस तरह से टिट फॉर टेट चलती रहे। हो सकता है दरमियान में कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, और क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $99 पे पहुंच चुका है, 100 ये क्रॉस कर जाएगा। तो आप इसकी इम्प्लीकेशन भी देखिए, अमेरिका के ऊपर भी आएंगे। हो सकता है दरमियान में कोई एग्जिट और रास्ता निकले। लेकिन इन द लॉन्गर रन यू विल सी कि ये ट्रम्प आफ्टर मिड टर्म इलेक्शंस के बाद कोई हो सकता है मैसिव उस पर ऑपरेशन करने जाए। लाइक जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से डिग्रेडिंग की है साउथ वेस्ट में, जो 1400 और स्पेशली इन एंड अराउंड जो एरियाज हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के या आइलैंड्स में, हो सकता है कोई ऐसी कार्रवाई कर दें जहां आप जाके वो बैठ जाएं। तो एक ये पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट रूल आउट कि लास्ट दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अच्छा सर, मैं चलें इस पूरे मामलात से हट के एक नुक्ते को उठाता हूँ। आपने अभी बात की, हम बारहा मौक़ों पे वो बात कर चुके हैं कि जो ईरानी मिज़ल हैं वो 25,000 $30,000 पे बन जाता है, लेकिन उसके जवाब में जो डिफेंस मिज़ल है, थार्ड का हो, पैट्रियट का हो, एरो 1, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग या आयरन डॉम का हो, ये जो है ये बहुत महंगे हैं, ये $1 मिलियन में है। सर मेरा सवाल है, क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो $1 मिलियन के अंदर है, या ये कंपनी रेट है? यानी रैथ्यून आप लगा लें, RDX लगा लें, या लॉकहीड मार्टिन लगा लें, वो जो बनाते हैं ये उनके रेट हैं, ये वाकई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है? अच्छा, दूसरा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है, सर मेरा वो सवाल थोड़ा सा तवील होगा सर, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है तो फिर वही टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान इस्तेमाल करके वो बेहतर नताइज हासिल कर रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है कि हर जो है थार्ड का मिज़ल जो है वो हर मिज़ल को रोक पाए, कहीं ना कहीं पे तो वो डॉज करवाने में कामयाब हो जाता है। तो फिर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी, ये किस तरीके से दुनिया चल रही? जी हाँ, देखें ये बड़ी सरप्राइजिंग है। और स्पेशली अभी देखते हैं कि कहते हैं चीप, जो आप सस्ता भी है, और आप उसको कंपेयर करिए ड्रोन्स है, जिस तरह मैंने कहा मिनिएचर ड्रोन्स पे भी जा रहे हैं, हम्म। और वो जाके जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है जब वो हिट करता है। और अभी आपके सामने, हमारे सामने एक मिसाल है, कतर के जो गैस के फील्ड्स हैं, जो मेजर उनका गैस का फील्ड है, अल लाफान पता नहीं जगह का नाम है, वहां पे एक ड्रोन ने हिट किया था। तो उस पे कतर ने ये कहा ऑफिशियली, दे विल टेक 5 years टू रिपेयर एंड मेंटेन हम्म। दिस हम्म। गैस फील्ड, और 5 साल लगेंगे। सो दैट इज द इम्पैक्ट है। तो अब उसको बाद में अमेरिका ने क्या किया, दे हैव उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग की है।
शायद 136 के जवाब में उन्होंने लोकस एक जी। ड्रोन बनाया है, हम्म। जिसको वो अभी यूज करते हैं, और स्पेशली तमाम जगहों पे उसको भी वो यूज कर रहे हैं। और वो भी उन्होंने उसको सस्ता बनाया है, वजह द चीपेस्ट एज फार एज वन। उनके पास आपको लेकिन पता है उसको MQ9 उसको जो। तो सर जवाबी हमलों के तौर पे तो इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है, उसको तो फॉल्स फ्लैग अटैक के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा जी हाँ, वो बहुत है, लेकिन ये है कि आप देखें कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान, फिर भी ये देखें कि सिंस अब ईरान को चाइनीज बैदूर सिस्टम की भी मदद हासिल है। फिर उनका अभी आप देखें ना कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जोग्राफी है, और रेजिलियंस है। जिस तरीके से इस फ्यूनरल में आयतुल्ला अली खामनाई की हमने देखा, उससे फर्दर उसको स्ट्रेंथ मिली है। है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि खित्ते में अमन के लिए आपने अपनी, जिस तरह ईगो सिस्टम है, आप समझ ईगो की बात बनाई है, अमेरिका भी यही बात कर रहा है, ईरान भी ये बात कर रहा है। लेकिन रिसीविंग एंड पे कौन से हैं? जीसीसी कंट्रीज हैं। और क्योंकि अब वो ज्यादा, उनको कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि अभी ईरान के आपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हिट किए हैं, तो ईरान जवाब में जीसीसी कंट्रीज को हिट कर रहा है। हम्म। और साथ साथ अब यमनीस एक्टिव भी हुए हैं। तो उससे ज्यादा नुकसान ये गल्फ कंट्रीज का है। और पाकिस्तान की देखिए, ये कभी यही कोशिश रही है, MOU भी हमने इसीलिए करवाया कि पीस एंड स्टेबिलिटी हो, और मुस्लिम जो ममालिक ही आपस में न लड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये चीजें मजीद एक्सपेंड या कन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में, जिस तरीके से ट्रम्प भी कह रहा है, अभी मैं सुन रहा था मार्को रूबियो भी कह रहा था बातचीत की, दे आर बेगिंग फॉर द डील। तो लेकिन अभी ये एक डिप्लोमेटिक है या साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है। लेकिन ये है कि ईरान किसी सूरत में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक ही चीज उनके हाथ लगी है। बाकी इसके बाद तो मुश्किलात बाकियों के लिए अच्छा, भी है। आपने लेकिन अब आपने डिपेंड सर करता। जो जो मुस्लिम ममालिक की बात की, ये बाबुल मंदब वाला जो मामला है जिस पे हूती बाकायदा तौर पे वार्निंग दे चुके सऊदीया को, फिर कुछ इत्तलात ये हैं कि कुछ जहाज़ों को रोकने की कोशिश भी की गई, फिर अभी पाकिस्तान का हूतियों को एक जवाब है। तो अभी आगे वाले दिन कैसे हो सकते हैं? और हूतियों का ईरान के साथ भी ताल्लुक है, और हम ईरान के लिए सालिस का किरदार भी अदा कर रहे हैं, हमारा सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट भी है। ये सिचुएशन किस हद तक गंभीर होती चली जा रही है? पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे? जो नुक्ता बर्दाश्त है वो कहाँ तक होगा? और पॉजिटिविटी किस तरीके से देखी जा सकती जी हाँ, देखें, इसलिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हouthis जो है, जिस तरह मैंने कहा, इंटरेस्टिंगली कोलिशन के हमलों पे उन्होंने बाबुल मंदब को बंद नहीं किया। है? और स्पेशली गजा के उस जंग के दौरान कोई जब हमले हुए, तो उस दौरान उन्होंने कोशिश की थी। हम्म। सो हouthis के पास वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है कि बाबुल मंदब को वो बैठ के उसको क्लोज कर सकें। लेकिन लेकिन सर लेकिन ये ये है वो चीज तो ये डिस्ट्रक्शन कर। चीज तो सर माननी चाहिए ना कि एक चला हुआ मिसाइल जो है या एक खतरे की घंटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम को बढ़ा देती है, बहरी जहाज जो है उनके रुख मोड़ देती है, और हमें ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे जहाज़ों ने रास्ता तब्दील किया और वो या केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इम्पैक्ट तो उसका पड़ता है ना, अगर अमली तौर पे भी कुछ ना जी हाँ, हो जी तो। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने कहा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम्म। इस क्लोज इस जो होती इसके ऐलान से पहले 130 शिप रोजाना गुजरते थे। हम्म। तो ट्यूसडे को 12 शिप यहाँ से गुजरे हैं। हम्म। सो वो दैट इज द इम्पैक्ट जो वहां पे हो रहा है। एक तो वो चीज है। आज की इतलात है कि 2 सऊदी टैंकर्स को उन्होंने हिट किया है वहां से। हम्म। तो पाकिस्तान की यहाँ पोजीशन है, देखें, जो पाकिस्तान की वहां पे डिप्लॉयमेंट है, हमारे डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे वहां पे जहाज भी है, ग्राउंड ट्रूप भी है। और पाकिस्तान एक डिफेंसिव इन नेचर हमारी वहां पे डिप्लॉयमेंट है। हम तो एक तो सऊदी अरब की दिफा के लिए हैं। और सऊदी अरब के हमने वाज़ेह तौर पे देखें कि ऑफेंसिव पे हम नहीं है, लेकिन जब हम पे हमला होगा, सऊदी अरब पे हमला होगा, यकीनन उसका जवाब दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने मुफा की तरफ से एक स्टेटमेंट अच्छा, आई है। इस पे सर थोड़ी सी बात चाहिए। एक बात ये कही जाती है कि मक्का और मदीना के हवाले से, उसके एहतराम के हवाले से, नज़रियात की वाबस्तगी के हवाले से और मजहबी वाबस्तगी के हवाले से हमारा उनके साथ एग्रीमेंट
अगर नहीं भी था तो तब भी सूरत हाल वही थी, एग्रीमेंट है तो तब भी सूरत हाल वही है। फिर कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ ये इजराइल के खिलाफ हुआ। चूंकि उस वक्त जब ये डिप्लॉयमेंट हो रही थी उस वक्त ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे थे, तो कुछ लोगों की राय ये थी कि ईरान को मैसेज आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई इकदाम पाकिस्तान की तरफ से वहां पे नहीं उठाया गया। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की फौज ने बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पे शेलिंग की। उस वक्त सऊदीया की तरफ से तो इस तरह का कोई मंजरनामा वजह नहीं हुआ। यमनी हूतियों ने अभी अभाय एयरपोर्ट के ऊपर किया तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया। तो एक आम तासुर है कि ये हमारा एग्रीमेंट जो है वो इजराइल के हवाले से है। तो क्या सर इसकी निटी ग्रिटी तब्दील है, क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये आवाम के सामने तो आ नहीं सकता, तो इसको फिर किस नजर से देखना चाहिए? ये देखें, एक बड़ी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान न सिर्फ मक्का और मदीना से बढ़ के किंगडम के प्रोटेक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें पाकिस्तान के उसमें शामिल है। सो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, politically, morally and militarily bound to help सऊदी अरब। अगर कुछ ऐसा इन्वेजन या कोई हमला होता है तो ये पाकिस्तान का है। तो आप देखें ना, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? हम्म। सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। सो ये लीडरशिप का फैसला होगा किस मौके पे ये जवाब देना है। ठीक है। सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन सिंस ये यकीनन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ये एक्शन लिया गया है टू प्रेशराइज अमेरिका की आगे में बातचीत के लिए। तो वो है, होपफुली मेरा ख्याल में होती है, इस भी रियलाइज करेंगे कि ये इनके मफाद में भी नहीं है। और फिर आप देखें ना, नक्शे को अगर आप देखें तो बाब अल मंदब के नजदीक तो बैठे हुए हैं साउथ यमन वाले, जो अदन के लोग हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है। हम्म। जबकि होती तो नॉर्थ में बैठे हैं, सना है, लेकिन सिंस उनके पास अभी ड्रोन्स भी आ गए हैं, मिसाइल्स भी आ गए हैं, तो वो वहां से बैठ के फायर करते हैं। जो नीचे वाली गवर्नमेंट है, आपको पता है, वो डिवाइडेड भी है। सब पिछली दफा हमने देखा कि सऊदी और यूएई के दरमियान यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, हम्म। तो वो भी है। तो बहुत सारे वजूहात हैं। अच्छा, सर, जहाँ तक मिजल्स की बात हुई, अभी हालिया जो अटैक्स हुए हैं उसमें मनूवरबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है ईरानी मिजल्स के अंदर। खुरमशहर के बारे में भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अब ये जदीद मिजल हैं ईरान के जो अब वो निकाल रहा है, पहले तो पिछला पुराना स्टॉक पाइल जो है वो निकाला गया। ये टेक्नोलॉजी जो मनूवर कर रही है, किसको कर रही है? किसी तरक्की पजीर मुल्क की किसी टेक्नोलॉजी को नहीं कर रही, किसी ऐसे मुल्क की नहीं कर रही कि जिसके बारे में सिर्फ हवा बना हुआ था। वो ऐसे मुल्क की टेक्नोलॉजी को मनूवर कर रही है जो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो दुनिया की सुपर पावर होने का दावेदार है, जो मुस्तकबिल के अंदर अपनी तमाम तर तरजीहात को दिफाई बुनियाद के ऊपर देखता है और उसी बुनियाद पे वो दुनिया से पैसा वसूल करता है। वो उसकी टेक्नोलॉजी को मनूवर कर रही है। तो फिर ये आने वाला दौर वो मिजल का दौर कहा जा रहा है, तो वो किस हद तक मिजल का दौर होगा और उसमें तरजीहात में बदलाव क्या होगा? देखें, बिल्कुल, अभी तो इन जगहों से हमने यही, अब हम वी कैन ड्रॉ द लेसन्स की फ्यूचर की जंग जो होगी, ये एक तो आपकी मिसाइल्स की जंग होगी, ड्रोन्स की जंग होगी, आपके एयर डिफेंस सिस्टम जो होगा ये वहां पे चलेगा, साइबर की जंग होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जो कंसेप्ट पाकिस्तान ने यूज किया, अप्लाई किया मार्के हक और बुनियाद महसूस में, वो फ्यूचर में कंसेप्ट आ रहा है। तो मेरा ख्याल में इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर जो मिसाइल्स देखे, जिस तरह आपने बात की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं, जो ग्लाइड करते हैं, जो आपके उन्होंने मिसाइल जो लॉन्च किए होते हैं वो उससे एस्केप कर जाते हैं। हम्म। तो वो एक पॉसिबिलिटी यकीनन देखें कि इंडिया जो ईरान के बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी हैं, और लिंक्ड है तमाम है, कैस्पियन सी से रशिया के साथ लिंक्ड है। एक रेलवे लाइन भी गुजरती है चाइना की तरफ, वो लिंक होती है थ्रू सेंट्रल एशिया है। और जंग से पहले भी उनके राब्ते रहे हैं, पिछले देखें ना 47 ईयर्स में आपस में कम्युनिकेशन रहे हैं। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, अब बहुत $500 बिलियन का प्लान किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिंस अभी मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। अभी एक यूनिपोलर का कंसेप्ट तो इज नो मोर, क्योंकि अमेरिका इज डिक्लाइनिंग पावर है। तो अभी तीन ताकतें हैं, रशिया भी है, चाइना भी है। तो देयर फोर देखे वो अपनी चीज मनवा सकते हैं। दैट्स वाई अभी देखे ना, सवाल अब ये पैदा होता है कि अभी तक हमने वो नहीं देखा है कि चाइनीज वहां से जो टैंकर गुजरेंगे, देखे ना, चाइना इज गेटिंग 80% ऑफ द चाइनीज ऑयल जो से पर्शियन गल्फ से लेता है।
मतलब 80% ईरान से, 40% ओवरऑल मिडिल ईस्ट से लेता है। तो अब वो देखने वाला है कि उस पर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी हैं, क्योंकि जंग में यकीनन तब्दीलियां आ रही है। नेशनल इंटरेस्ट की गेम है, हर एक अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, एंड पाकिस्तान हैज टू प्रोटेक्ट इस नेशनल इंटरेस्ट, और उसके लिए पाकिस्तान की लीडरशिप है अकॉर्डिंग दिस स्टेप्स ले रही है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल सवाल थोड़ा सा जो है वो एक ख़ास अहमियत को लेके है और उसका जवाब थोड़ा सा तफसीली चाहिए। सर, अमेरिका ने ऐलान किया कि वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की उसके ऊपर अटैक करेगा। एक ज़ेरे तामीर के ऊपर किया, लेकिन अब जो बात की जा रही है वो कोहे कैलंकी की जा रही है। उसके बारे में ये है, आम तासुर है क्योंकि वहाँ तक रसाई जो है वो IAEA को नहीं मिली। और ईरान ये भी कहता है कि जिस जगह पे कोई न्यूक्लियर चीज़ मौजूद ना हो तो वहाँ पे रसाई देना ज़रूरी नहीं होता। तो उसके बारे में बहुत सी मुबहम सी इतलात हैं, उसके अंदरूनी नक्शे क्या हैं, किस तरीके से उसका फैलाव क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूजेस वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद, या यूरेनियम अफजूदा वहाँ पर मुंतकिल है या नहीं है, उसकी गहराई कितनी है। 125 फीट बताई जाती है, कोई 115 फीट बताता है, और अभी ये कहा जा रहा है कुछ सेटेलाइट तस्वीर हैं जिसके ज़रिए ये अखज़ किया गया कि उसके दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं वो हर समत में हैं, कुछ बंद किए हुए हैं, पार्शली ओपन है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है और उसको टारगेट करने की बात हो रही है। और ईरान उस कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है जिस पे बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो असरअंदाज ना हो सकें। लेकिन उसी वक्त में अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के लिए ये कह देता है कि वो अपनी बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑफर की गई उनकी तरफ से। अब अगर अमेरिका ये कोशिश करता है वहां पर बॉम्ब बरसाने की तो उसके नताइज क्या होंगे? और फिर उसी वक्त में अमेरिका जो है किसी और को वादा कर रहा है तो उसके मकासद क्या होंगे? क्योंकि इससे तो खत्ते के दीगर ममालिक, और भी बहुत से मुल्कों के अंदर कैपेसिटी है और भी बहुत से मुल्कों के साथ जो है वो अलाइन है अमेरिका, उनको अपना असलहा फरोख्त करता है। ये अरब ममालिक की अगर आप बात कर लें तो उनके भी सिस्टम्स वही हैं। तो फिर जौहरी दौड़ जो है उसको किस शक्ल में देखते जी हाँ, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली ये जो आप पिक एक्स है, कोहे कोगलान है जो, और इसमें वो दिस इज 1.5 किलोमीटर साउथ ऑफ नितांज का, जो इस्फहान में न्यूक्लियर है पावर प्लांट जो फैसिलिटी थी उसके साउथ में है। हैं? और जिस तरह आपने कहा कि इसको उन्होंने कहा कभी इंस्पेक्शन नहीं हुई है, अब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि एक तो ये भी अंडरग्राउंड है, टनल्स में है, और इसमें अभी सेंट्रीफ्यूजेस भी हैं, जिससे और साथ साथ जो यूरेनियम इनरिचमेंट की यहाँ पे भी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो कहते हैं डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें नुकसान बरी हो चुके थे, लेकिन वो चीजें बहुत सारी इधर शिफ्ट हुई हैं, यहाँ पे तैयारियां हो रही है। दैट्स वाई वो इसको टारगेट करना चाह रहे हैं। दैट इज वेरी वन थिंग वेरी क्लियर है। वैसे लोग इसको कोट में करते हैं जनरल एरिया को, शेरी फरहाद का एरिया, कि यहाँ पे वो स्टोरी यहाँ से डेवलप हुई थी इस जनरल एरिया में। सो एक तो वो इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर में ये टारगेट यकीनन है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस होगी कि यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस और इन्रिचमेंट ऑफ यूरेनियम यहाँ पे हो रही है, तो ये टारगेट बन सकता है। यहाँ तक सऊदी अरब के लिए बात है, सिविल जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो एग्रीमेंट साइन हो चुका है, बट इट विल टेक 7 to 10 years जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, बनेगा और सारा कुछ होगा। लेकिन इसकी यकीनन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन भी है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी है, और इसके बाद पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है, रीजनल पावर बैलेंस को भी ये चेंज कर देगा, क्योंकि आप यूरेनियम को इनरिच कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या कुछ चीजें वाज़ेह तौर पे है, नॉन प्रोलिफरेशन की क्या बातें की गई हैं इसमें, वो चीजें क्लियर होगी। लेकिन इससे ये है कि एक इम्प्रेशन ये भी है कि सिंस सऊदीज जो है 2030 के विजन के हिसाब से दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम ऑयल टू बाकी चीजों में जाना चाहते हैं, जिस तरह एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए। तो कहते हैं ये उसको बुनियाद बना के उन्होंने ये ऑलरेडी काफी दिनों से, काफी सालों से इस पे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये फैसिलिटी उनसे ली है। बट इट विल हैव स्ट्रेटेजिक कंपल्शन, जिस तरह मैंने कहा बैलेंस ऑफ पावर भी यहाँ पे खिते में हो सकता है। बट एट द सेम टाइम देखे, अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखेगा कि जब आपको ऐसी चीज दे रहे हैं तो इसके बहुत सारे पाबंदियां भी होंगी, आपका इन्फ्लुएंस भी होगा, आप अपनी प्रेजेंस भी एरिया में शो रखेंगे, तो ये उस तरह की इम्प्लीकेशन है। और लेकिन मेरे ख्याल में अभी एक बन गया है
लेकिन इट विल टेक 7 to 10 years जब ये चीज बनती है, बन जाके ये फिर या फिर अपनी जाके अमली अपने जब शक्ल के अंदर वो प्रोडक्शन। सामने आएगी, उसके कॉन्स क्या होंगे, उसका खत्ते के अंदर जो ताकत की तकसीम है उस पर किस हद तक अमल दरामद होगा या उस पर किस हद तक वो असरअंदाज होगी, ये बाद का वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए कि जब तक अगले किसी मौजू पे किसी अगले मेहमान से मुलाकात दोबारा नहीं हो जाती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।